नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाल विकास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? आपके विकल्प हैं, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, यह तो है। ऑप्शन बी है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकलना। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, क्योंकि दोस्तों शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकलना। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं, ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। दोस्तों, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान होता है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान और उसका उपचार किया जा सकता है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। डैश को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। आपके विकल्प हैं, ए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित होता है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों, खास करके दोस्तों उसकी रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आपके विकल्प हैं, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, यह तो एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। ऑप्शन बी है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, यह भी है। ऑप्शन सी है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, यह भी है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। यह एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे प्रश्नों में समस्या होगी। इसलिए रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, पियाजे। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि आपके विकल्प हैं, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। दोस्तों, कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वह जो है विद्यालय में ज्यादा बात करती है और घर में कम। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध नहीं है? आपके विकल्प हैं, ए सामाजिक दर्शन, यह तो संबंध है।
मीडिया मनोविज्ञान। दोस्तों इसका संबंध नहीं होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मीडिया मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आपके विकल्प हैं, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है दोस्तों शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। आपके विकल्प हैं ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आपके विकल्प हैं ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी है विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धतियां मूल रूप से विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। 11वां प्रश्न है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित होता है सीखने का सदस्यता का नियम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, सीखने का सादृश्यता नियम। दोस्तों सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका होता है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसा कि उसने पहली परिस्थिति और समस्या के साथ की थी। 12वां प्रश्न है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपके विकल्प हैं दूसरों के साथ झगड़ना। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए ही, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपके विकल्प हैं ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, नहीं। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, यह भी नहीं होगा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुत की गई है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य और विशेष बच्चों को भी एक समावेशी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आपके विकल्प हैं विद्यार्थियों को बुद्धिमान व औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। 15वां प्रश्न है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? दोस्तों इसका संबंध होता है पठन विकार से। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, पठन विकार। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों माता पिता को अग्रमोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अग्रोन्मुखी प्रक्रिया। 16वां प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है कि विकास कभी न समाप्त होने प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है?
दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, यह निरंतरता का सिद्धांत है। 18वां प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? दोस्तों सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्टवादी सिद्धांतियों ने बढ़ावा दिया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आपके विकल्प हैं प्रौढ़ावस्था नहीं, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, यह भी नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। 20वां प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा? दोस्तों आपको बताना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जीन पियाजे के द्वारा। दोस्तों इनके द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं जो पहचान की गई थी, पहला है संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है, और उसके बाद होता है पूर्व संज्ञानात्मक काल जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है, और मूर्त संक्रियात्मक काल होता है 7 से 11 साल, और औपचारिक संक्रियात्मक काल होता है 11 से 15 साल तक। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।